भारत का विपक्ष लोकतंत्र को जो पिछले 10 सालों में गहरी खाई में डूबता दिख रहा था, उसको खींच खाच के कैसे भी वापस धरातल पर लाकर हम आम जनमानस के सामने रख दिया है। 4 जून को भारत के मुख्य धारा के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी स्टूडियोज़ में मच्छी बाजार सी लगी थी। लोग गहमा गहमी में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। वो शायद बहुत खुश थे क्योंकि उनको एग्ज़िट पोल के हिसाब से ये उम्मीद थी कि उनकी जो पसंदीदा पार्टी है, जो उनको पोषित करती है, वो एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। खुशी थी क्योंकि वो 70 से 80% या यूँ कहें कि 100% ये मान चुके थे कि सरकार उन्हीं की बनेगी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, परिणाम आते गए, उनके चेहरे की खुशी ख़त्म होती गई। ख़त्म इसलिए नहीं कि उनकी जो पसंदीदा पार्टी है या फिर उनकी पसंदीदा पार्टी के नेतृत्व का एनडीए गठबंधन है वो हार रहा है, वो तो जीत रहा था। लेकिन उन्हें बुरा इस बात का लग रहा था कि उनको जो मैंडेट मिल रहा था वो उतना बड़ा और उतना प्रचंड नहीं है जितना उन्होंने खुद सोचा था, या फिर जो चुनावी एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो एग्ज़िट पोल्स हैं वो बता रहे थे। चेहरे की खुशी शाम तक ऐसी उतरी कि वो जिस सरकार की रोज़ पानी पी पी कर बड़ाई करते थे और जिस विपक्ष की वो रोज़ करने लगे। जम्मू एंड कश्मीर, there's an election in हरियाणा। अरे क्या बात करते हो? अरे ये कैसे बात है? अरे आप और हम। भारत के लोकतंत्र की गहराई पे जनता का एक अमीट ठप्पा लगा है, मुहर लगी है। विपक्ष एक चमत्कार करने में कामयाब रहा। कैसे? विपक्ष एक जो लोकतांत्रिक ढांचा होता है, उसमें एक जो जगह होती है विपक्ष की, उसको फिर से कायम करने में कामयाब रहा। हम आज यही बात करेंगे। यही होता है, सत्ता परिवर्तन के जो आसार होते हैं वो मीडिया के रंग को असल कर जाते हैं। उनके जो असल रंग होते हैं उनको दुनिया के सामने लाकर रख देते हैं। So why did they lose? They lost 63 seats. You talk about the seats that you have lost. सर, प्रभु श्री राम ने आपको ब्लेस नहीं किया अयोध्या में। 10 सालों की जो मेहनत थी, 10 सालों की जो एक तरफा रिपोर्टिंग थी, उसका शायद असर उन्हें नहीं दिखा और विपक्ष अपना ग्राउंड पाने में कामयाब रहा और ये उनके दुख का मुख्य कारण था। The main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi. भारत के इतिहास में आपातकाल के बाद शायद ये पहला दशक ऐसा होगा 2014 से लेकर 2024 तक का, जिसमें मीडिया अपने स्तर को इतना गिरा चुकी है कि शायद उसका उठना फिर उतना आसान ना हो या फिर बहुत समय लग जाए। With the coming of the BJP and Mr. Modi, all these news channels became choruses who found that an easy way to attract eyeballs was to conduct so-called debates. आज का मीडिया है, उसने अपने पैरों में टीआरपी की बेड़ियां लगाई हैं, अपने कलमों पे सरकार का पहरा और मुंह पे अपने मालिकों का ताला लगवा लिया है। लेकिन ये ताले, ये पहरे और ये बेड़ियां कब खुलती हैं? ये ताले, ये पहरे और ये बेड़ियां जब ऑपोजिशन पे, विपक्ष पे सवाल खड़ा करना होता है या फिर सरकार का महिमा मंडन करना है तो ये बेड़ियां खुल जाती हैं। Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया। विपक्ष उसी नारे को मुद्दा बनाकर जवाब देता रहा। अगर ये चुनाव राम मंदिर बनने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते तो शायद बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा होता। The media cannot play the role of the opposition. Expecting it to do that leads to unfair charges of Godi or Modi media. आज के भारत के मीडिया ने एक इंसान को भगवान और एक भगवान को पत्थर की मूरत मात्र बना के छोड़ दिया है। पूरे दिन 24 घंटे धार्मिक आवंडर, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास को ये चैनल प्रमोट कर रहे हैं। ये चैनल
मुसलमानों के खिलाफ खुलकर रोज बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के, बिना किसी लोक लाज के गालियां देते हैं, उनको डेमोनाइज करते हैं। 2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र, ये मीडिया झूठे प्रोपेगेंडा बना सकता है, फेक न्यूज़ चला सकता है, किसानों, आंदोलनकारियों या फिर वो उन छात्रों को जो सरकार से अपनी मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी से लेकर देशद्रोही नए नए उपाधि जैसे कि टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाता है। News Laundry, a digital outlet, conducted a study earlier this year examining the topics covered by 6 major news channels, finding that just 1% of it focused on employment, the economy. इस मीडिया के हिसाब से जो भी सरकार के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है। विपक्ष इनका मुख्य टारगेट रहा है। राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या फिर ऐसे तमाम नेता जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चुनौती रख सकते हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं। ये सरकार की चाटुकारिता में शायद इतना आगे बढ़ गए हैं कि रशिया और चाइना के न्यूज़ चैनल भी शर्मा जाएं या फिर उनको भी इनसे जलन होने लगे कि काश हम भी इतनी मेहनत करते अपने सरकारों की झूठी तारीफ या महिमा मंडन करने में। सरकार ने मीडिया के अलावा ईडी, सीबीआई इन सब संस्थाओं को विपक्ष के खिलाफ इतना अच्छे से वेपनाइज किया कि विपक्ष के सारे नेता रोज डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं, कब दरवाजे पे ईडी, सीबीआई नॉक नॉक करेगी और कब कहेगी कि यू आर अंडर अरेस्ट। कारण हम बाद में बताएंगे, आप जेल जाएंगे, उसके बाद कारण खोजे जाएंगे, कोर्ट में ये दलील दी जाएगी कि हमें ये खबर मिली थी कि इन्होंने घोटाला किया है, इन्होंने चोरी किया है, अब हमें इनके खिलाफ सबूत लाना है। और उस सबूत लाने के चक्कर में महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पीएमएलए एक्ट कानून के तहत जेलों में सड़ाने की ये जो नई प्रथा स्टार्ट हुई है, ये पूरी तरह से शर्मनाक है। ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके बिना किसी हिचक, बिना किसी रोक टोक के विपक्ष को ना ही सिर्फ दबाया गया है बल्कि उनको ख़त्म करने की एक बहुत ही लंबी और सुदृढ़ साजिश रची गई। इस सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक्ट बना के चंदा लेने की जो प्रक्रिया है भारत की, उसको पूरी तरह से अपारदर्शी करके एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। ये स्कैम इतना बड़ा है कि अगर ये खुल के हमारे सामने आ जाता और मुख्य धारा की मीडिया इसको दिखाती तो पता चलता है कि ये सरकार किस हद तक नीचे गिर सकती है। यह दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा लेने से रोकने के लिए खुद कॉरपोरेट्स को फेवर दे के फेवर लेती है। मतलब ईडी केसेस लगा के, डरा के, धमका के, वसूली करके जो कॉरपोरेट्स है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनसे चंदा वसूल करती है। चंदा लेने के बाद ईडी केसेस ख़त्म। ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो इस सरकार को चंदा दी हैं और वो चंदा इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सीबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी है वो सरेआम की, जनता के सामने रखी। उसमें भी सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि जनता के सामने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स हैं वो ना आए। भारत की चुनावी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही चुनौतियों से भरी हुई है और बहुत समय लेती है क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे डेमोग्राफिक अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप के लोग रहते हैं। उदाहरण के तौर पे शहरों में पोलिंग बूथ लगाना आसान है, शहरों के अलावा गाँव में भी पहुँचना मुमकिन है, लेकिन देश में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पहुँचना दुर्लभ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन वहाँ भी जाता है और अगर वहाँ एक भी मतदाता हो उस क्षेत्र में तो उसका मत लेने की भरपूर कोशिश करता है कामयाबी के साथ। हमें अपने इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्तों का धन्यवाद तो करना ही चाहिए, लेकिन ये चुनाव आयुक्त इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कितने निष्पक्ष थे और उन्होंने संविधान का कितना साथ दिया,
ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत में इस बार चुनाव 7 चरणों में हुए थे। 19 अप्रैल को शुरू होकर 1 जून को ख़त्म हुए और 4 जून को नतीजे आए। इस बीच जो इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है वो विपक्ष के पूरी तरह से खिलाफ रहा है। पूरी तरह से ये जो चुनाव आयोग है वो कॉम्प्रोमाइज़ लगा है, सरकार का पक्षधर लगा है और विपक्षी पार्टियों को चुन चुन के एमसीसी के जो कंडक्ट्स होते हैं उनके उल्लंघन के लिए सजाएं दे चुका है। लेकिन वहीं जहां प्रधानमंत्री खुले मंचों से, रैलियों में, पब्लिक मीटिंग्स में भारत के 14% जनसंख्या का हिस्सा भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। उनके प्रति उनकी जो भाषा है वो राजनीतिक जीवन या फिर पब्लिक लाइफ के हिसाब से बहुत ही निचले स्तर की है। प्रधानमंत्री की भाषा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों के खिलाफ है, फिर भी उन पे एक भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर चिट्ठी लिखी जाती है तो उनकी पार्टी को लिखी जाती है, वो भी तब जब सिविल सोसाइटी, विपक्ष और आम जनता पुरजोर विरोध करते हैं प्रधानमंत्री के भाषा के। उसके अलावा अलग अलग फेज़ों में आमतौर पर जो चुनाव संपन्न होता है उसी दिन या फिर उसके 1 या 2 दिन बाद चुनाव आयोग पूरी डिटेल जनता के सामने रखता है, प्रेस ब्रीफिंग या फिर प्रेस नोट रिलीज़ करके। लेकिन इस बार वो जो रिकॉर्ड्स हैं कि कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोग रजिस्टर्ड थे, इन सब चीज़ों को उन्होंने जनता के सामने रखने में विलंब किया। पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ को कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा ताकि वो 17C फॉर्म ले सकें, जो चुनाव आयोग पे सरकार के पक्ष में वोटिंग सप्रेशन, वोटिंग लिस्ट से लोगों के नाम गायब करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा उन इलाकों में जहां सरकार के खिलाफ वोट पड़ सकते हैं वहां पे चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको धीमा करने का आरोप और ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा आरोप चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी ईवीएम मैनिपुलेशन की संभावनाओं का था। अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट कर रही थी, लोग पिटिशन डाल रहे थे, लोग ये जानना चाहते थे कि ये जो ईवीएम मशीनें हैं क्या वो टेम्पर की जा सकती हैं। एक संशय का माहौल बना था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ये सारे संशय, सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनका खात्मा हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग के इस रवैये के बाद भी विपक्ष एक फाइट देने में कामयाब रहा है। विपक्ष एक सम्मानजनक लड़ाई लड़ सका है। विपक्ष एक पार्टी को तानाशाही पार्टी और भारत को रशिया या फिर चाइना बनने से बचाया है। जनता को गुमराह करने की भरपूर कोशिश प्रधानमंत्री ने खुद की और अपने मीडिया के साथियों के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया। अवतार हूँ, मैं मानव ही नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ। जनता को मूर्ख समझा और बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस चुनाव के परिणामों ने इनको भगवान से इंसान ही नहीं, बैसाखियों पे चलने वाला एक मजबूर इंसान बना के छोड़ा है। और इसीलिए विपक्ष को उम्मीद की एक किरण नज़र आती है। उन तमाम लोगों को जिनको लगता था कि उनकी आवाज़ें बंद हो गई हैं, वो बोल नहीं सकते, वो डर रहे थे, उनको आवाज़ मिली है। अब वो ये कह सकते हैं कि हम बोल तो कम से कम सकते हैं, हमें अब उतना डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन मजबूत है। अपोजिशन अगर मजबूत है तो संसद में ये सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारतीय लोकतंत्र बहुत गहरा है, जिसको ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं। और इस चुनाव ने कम से कम फ़िलहाल तो ये स्थापित कर ही दिया है, मोदी जैसे नेता, इंदिरा गांधी जैसे नेता आएंगे, कोशिशें करेंगे और अंततः
मुंह के भर गिरेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जनता हमेशा सरकारों से बड़ी होगी, सरकारें हमेशा जनता के कदमों में गिरेंगी। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सा सिचुएशन है, जहाँ पे एक हार में भी लोग जीत तलाश रहे हैं, एक हार में भी लोग चमत्कार और सपनों का बाजार खोज रहे हैं।